एपिसोड की शुरुआत यीफान से होती है, जो कि मिंग को अपने और यंग के किस के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे सारी बातें डिटेल में पूछने लगती है। इधर हम यंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठकर यीफान की उस किस के बारे में सोच रहा था। तभी सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम यंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में पियानो प्ले कर रहा था कि तभी उसकी डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि यंग की म्यूजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मान गए थे। वो उसे बताते हैं कि वो लोग बीजिंग जा रहे हैं और वहीं पर सेटल हो जाएंगे। इधर हम यीफान को देखते हैं, जिसे उसकी टीचर बताते हैं कि उसे सुबह यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए जाना होगा, जहां वो अपनी हॉबी यानी कि जैवलिन थ्रो को अच्छे से सीख सकती है। अब संडे के दिन यीफान अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन में जाने ही लगती है कि उसे याद आता है कि उसने संडे को यंग से पियानो रूम में मिलने के लिए प्रॉमिस किया था। और दूसरी तरफ यंग भी अपने डैड के साथ एयरपोर्ट जा रहा था। उसे भी उस प्रॉमिस के बारे में याद आता है, इसीलिए वो अपने डैड को वेट करने का बोलता है और भागते हुए उस रूम की तरफ जाता है। यीफान भी भागते हुए पियानो रूम में पहुंचती है, पर वो देखती है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर कुछ देर वेट करती है। तभी उसे उसके टीचर का फोन आता है, जो कि उसे चलने के लिए बुला रहे थे। तो यीफान को लगता है कि यंग उसका किया हुआ प्रॉमिस भूल गया होगा, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाती है। पर वहाँ से जाते वक्त उसका कैंडी बॉक्स वहीं पर गिर जाता है। यीफान के वहाँ से जाते ही वहाँ पर यंग पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे यीफान तो नहीं मिलती, पर उसका कैंडी बॉक्स उसे मिल जाता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि वो लेट हो चुका है। इसके बाद वो भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, जिसमें यीफान ने कहा था कि वो भी वहाँ पर जाएगी। पर जब उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तब उसे एडमिशन लिस्ट के अंदर शाओसंग का नाम कहीं पर भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसे तो लगा था कि यीफान का नाम शाओसंग है, जो देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। और अब इन सब चीज़ों को याद करके उसे समझ में आ चुका था कि असल में शाओसंग ही यीफान है। वो भी ये जानकर काफ़ी खुश था कि यीफान एक लड़की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करता था। पर हाई स्कूल में उसके दिल में उसके लिए कुछ अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक लड़का है। प्रेजेंट में यीफान यंग से मिलने का सोचती है। अब क्योंकि वो उसके सामने काफ़ी एम्बैरस हो रही थी, तो वो उसे अजीब अजीब बातें करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें शाओसंग कैसे याद है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, तो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम मुझे याद हो, और तुम तो अब काफ़ी बदल गई हो। तो यीफान बोलती है कि हाँ मैंने अब अपने बाल बढ़ा लिए हैं। यीफान अब यहाँ पर उसे कल की किस के बारे में बात करने ही जा रही थी, पर वो ऐसा बिहेव करता है जैसे उनके बीच कल कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर यीफान को लगता है कि शायद कल जो कुछ भी हुआ ना, वो उसकी इमेजिनेशन होगी, क्योंकि वो ड्रंक थी। लेकिन जब यंग उसे बोलता है कि उसे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो वो समझ जाती है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सच था और एम्बैरस होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक ड्राइविंग स्कूल का आदमी आता है, जो कि उन्हें ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करने का ऑफर देता है। और क्योंकि वो बंदा स्टूडेंट्स को ऑफर दे रहा था, इसीलिए यंग यीफान के साथ उसे मिलकर ज्वाइन कर लेता है। पहले तो यीफान उसे मना करने वाली थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि इसी बहाने उसे यंग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, इसलिए वो भी ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। इसी बीच हम एक पर्सन को देखते हैं, जो कि चुपके से यंग की फ़ोटो क्लिक कर रहा था, और फिर वो किसी को कॉल करके उसे यंग के बारे में बात करने लग जाता है। अगले दिन ड्राइविंग स्कूल जाने के लिए यीफान को तैयार होना था, जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड की हेल्प लेती है। दूसरी तरफ यंग को भी यीफान को इम्प्रेस करना था, इसलिए वो तैयार होने के लिए अपनी फ्रेंड की हेल्प लेता है। और फिर ये दोनों मस्त तरीके से तैयार होकर ड्राइविंग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यंग तो फर्स्ट ट्रायल में ही काफ़ी अच्छे से ड्राइव कर लेता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे थोड़ी बहुत ड्राइविंग पहले भी सिखा रखी थी। लेकिन यीफान अपनी टर्न में बहुत ही बुरी तरीके से ड्राइव करती है, जिससे परेशान होकर उनका टीचर यंग को यीफान की मदद करने को कहता है और खुद से ईयर लेने के लिए चला जाता है। इसीलिए अब यंग यीफान को ड्राइव करना सिखाता है। इसी दौरान वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। अगले दिन यंग यीफान को प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे अपनी डैड की कार से ड्राइविंग सिखाने वाला था। यीफान टाइम से वहां पर पहुंच जाती है और वो दोनों ड्राइविंग करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए यीफान यंग को एक खाने की चीज़ ऑफर करती है, पर यंग कहता है कि ड्राइविंग करते हुए खा नहीं सकता, इसलिए यीफान उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। इसके बाद वो यंग के मुंह को साफ भी करती है, पर अचानक से उनकी कार के सामने एक डॉग आ जाता है और यंग की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही थी, पर शाओसंग कहता है कि उन्हें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मिंग शाओसंग से पूछती है कि क्या उसे यीफान और यंग के साथ में अकेले जाने से जलन नहीं हो रही है, पर शाओसंग कहता है कि भला उसे क्यों जलन होगी। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शाओसंग भी यीफान को पसंद करता है, पर वो यंग के सामने कुछ भी नहीं है और यीफान भी अब काफ़ी बदल चुकी है। ये सब सुनकर मिंग शाओसंग के साथ डिनर पार्टी करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ यंग और यीफान हेल्प मांगने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं, क्योंकि उनकी फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। पर वो दोनों थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ बैठते ही बारिश शुरू हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ से भागकर एक ओल्ड लेडी के घर में पहुँचते हैं,
जो कि उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। अब यहाँ बात करते करते यंकी उनसे पूछता है कि क्या आसपास में कोई कार रिपेयर की दुकान है, पर उस लेडी को हियरिंग प्रॉब्लम थी और वो कुछ भी सुन नहीं पाती। अब क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, इसीलिए वो लेडी इन दोनों को यहीं पर रुक जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों कपल है। ये दोनों ने समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कपल नहीं है, पर वो लेडी उनकी बात नहीं सुन पाती और ये दोनों आखिर में वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वो लेडी इन लोगों को रहने के लिए एक रूम देती है। इसके बाद इरफान यंकी के लिए पानी गर्म करती है और उसे नहाने को कहती है। यंकी तो अब नहाने के लिए चला जाता है, पर इधर इरफान रूम में बैठे बैठे उसे नहाते हुए इमेजिन करते हुए काफ़ी शर्मा रही थी। अब जैसे ही यंकी वहाँ पर नहा कर आता है तो इरफान उसका आउटफिट देखकर काफ़ी हंसने लगती है, क्योंकि उसने उस लेडी के दिए हुए अजीब से आउटफिट पहन रखे थे जो कि काफ़ी फ़नी थे। रात में ये दोनों अब एक दूसरे के अगल बगल में लेट जाते हैं। इरफान यहाँ पर यंकी को गुड नाइट कहती है और दोनों सोने का ट्राई करते हैं, पर दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। जिसके बाद आधी रात में अचानक से इरफान के पेट में दर्द होता है। वो अपने बेड से उठती है और वहाँ से चली जाती है, और क्योंकि यंकी अभी तक जागा हुआ था तो वो उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। इधर इरफान टॉयलेट यूज़ करके वापस घर की तरफ जा रही थी, पर अंधेरा होने की वजह से उसे लगता है कि वो रास्ता भटक गई है। इतने में ही वो यंकी से टकरा जाती है। वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यंकी बताता है कि वो उसे ही खोज रहा था। इरफान बताती है कि वो तो वॉशरूम गई थी और जंगल से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। इरफान अब यंकी का हाथ पकड़ती है और उसके साथ जाने लगती है, पर तभी उन्हें एक जुगनू दिखता है जो कि रात होने की वजह से चमक रहा था। वो दोनों अब उसे देखकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे जुगनू थे, जिन्हें देखकर ये दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं और इरफान तो उन्हें पकड़ने लगती है। फिर वो यंकी के सर पर एक जुगनू पकड़ने का ट्राई करती है, पर वो भी उड़ जाता है। जब इरफान इस तरह जुगनुओं के साथ खेल रही थी तब यंकी तो बस उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन में खुद से कहता है कि जो भी उसके साथ अब तक हुआ है वो सब कुछ कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और इन सब का जरूर कोई ना कोई पर्पस है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग वापस आ चुके थे और वापस आने के बाद इरफान को कोल्ड हो चुका था। मिंग उसे कल रात के बारे में पूछती है कि क्या हुआ था, पर इरफान कुछ नहीं कहती। इतने में उसे याद आता है कि आज उसकी क्लास यंकी के साथ है। तभी वो अचानक से उठकर क्लास के लिए रेडी होने लगती है। वो पूरे रास्ते चीखती रहती है। तभी उसे रास्ते में अपनी शक्ल दिखती है जो कि एकदम बीमारों वाली लग रही थी और उसने कोई मेकअप भी नहीं कर रखा था, इसलिए वो अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर लिपस्टिक लगाने लगती है। इतने में एक लड़का उसके बगल से निकलता है जिसका बैग इरफान के बालों में अटक जाता है। इरफान अपने बालों को उसमें से निकालने का ट्राई करती है, पर वो काफ़ी बुरी तरीके से अटक चुके थे। ये लड़का जिसका नाम बायूसे है वो भी उसके बालों को निकालने का ट्राई करता है, पर कुछ नहीं हो पाता। और क्योंकि अभी दोनों क्लास के लिए लेट हो रहे थे इसीलिए दोनों इसी तरह क्लास तक चलकर जाते हैं, जहाँ बायूसे अपनी क्लास में ले जाता है और पीछे बैठकर किसी तरह से अपने बाल उसके बैग से निकाल देता है। पर इसी बीच वो चिल्ला देती है जिस वजह से सभी लोग उन्हें ही देखने लग जाते हैं और वो काफ़ी एम्बैरस होकर यहाँ से चली जाती है। और हम देख पाते हैं कि उसका आईडी कार्ड भी भाइयों की क्लास में ही छूट गया था, जिससे वो उठा लेता है। इधर इरफान की टीचर अटेंडेंस ले रही थी, पर इरफान के वहाँ पर प्रेजेंट ना होने की वजह से उसकी एब्सेंट लग जाती है। अटेंडेंस लेने के बाद उनकी टीचर उन सभी को अपने अपना ग्रुप बनाने को कहती है, जिस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर्स हो सकते थे। इतने में ही वहाँ पर इरफान आ जाती है। टीचर उससे यहाँ पर काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि वो क्लास के फर्स्ट डे पर ही लेट आई थी, पर इरफान यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगती है। तो टीचर उसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर क्लास में हर किसी के ग्रुप बन गए थे। तो यंकी उसे बोलता है कि वो उसके ग्रुप में आ जाए क्योंकि उसमें एक मेंबर की जगह है। ये देखकर इरफान काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब वो उसकी टीम में थी। क्लास खत्म होने के बाद इरफान नोटिस करती है कि उसके पास उसका आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए वो यंकी से उसका आईडी कार्ड बोरो करने के लिए पूछती है क्योंकि कैंटीन में बिना कार्ड के वो खाना नहीं परचेज कर सकती थी। यहाँ यंकी जब देखता है कि इरफान को कोल्ड है तो वो उसे कुछ भी अनहेल्दी खाना खाने के लिए नहीं देता और सिर्फ हेल्दी खाना लेता है जो कि इरफान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद हम मिंग को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में थी। वो अपने किसी काम के लिए रेड रूम में जाती है जहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। फिर वो डेस्क पर बैठकर अपना काम शुरू करने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी आँख में थोड़ा सा केमिकल चला जाता है और उसे काफ़ी परेशानी होती है। वो अब किसी तरह से वहाँ से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर बायू आ जाता है। वो मिंग को एक बेंच पर बैठाकर उसकी आंखों में मेडिसिन लगाता है और उसे बोलता है कि तुम 10 मिनट तक यहीं पर आंख बंद करके बैठना, जिससे तुम्हारी आंख एकदम ठीक हो जाएगी। और क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। मिंग जब थोड़ी देर बाद आंख खोलती है तो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है और सोचने लगती है कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसने मेरी मदद की।
जिसके बाद इरफान मिंग के साथ लाइब्रेरी में आई हुई थी और वो चुप चुप कर यहाँ पर सिर्फ यंके को ही देखे जा रहे थे क्योंकि वो भी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था। तो मिंग उसे धक्का देकर यंके के पास जाने को कहती है, इसीलिए वो भी उसके पास जाकर काम करने के बहाने अपना लैपटॉप ओपन कर लेती है और वो दोनों बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। जहाँ यंके उसे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्लासिकल म्यूजिक के बारे में काफ़ी सारी बातें समझा रहा था, पर इस दौरान इरफान का ध्यान तो सिर्फ यंके के ऊपर ही था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और जब वो बोलना बंद करता है तो इरफान किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। इसके बाद यंके इरफान को उसके साथ सिनेमा हॉल चलने को कहता है, जहाँ पर ये लोग कोई मूवी देखने वाले थे जो कि इनके प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही थी। यहाँ पहुंचकर इरफान टिकट पर मूवी का नाम देखती है जो कि द पियानिस्ट था। ये देखकर वो यंके से पूछती है कि ये मूवी तो पहले भी देख चुका है ना। यंके उससे पूछता है कि वो क्या बोल रहे हैं, पर इरफान बोलती है कि नहीं वो कुछ नहीं कह रही, चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। इसके बाद मूवी शुरू हो जाती है। मूवी देखते हुए इरफान अपने स्कूल के दिनों को याद करती है जहाँ उसने यंके को किसी लड़की के साथ यही मूवी देखने के लिए जाते हुए देखा था। यंके के पीछे पीछे वो भी शो की लाइन में टिकट के लिए लग गई थी, पर उसने गलती से द पियानिस्ट की जगह किसी और मूवी की टिकट खरीद ली थी, जिस वजह से वो उसके पीछे थिएटर में नहीं घुस पाई थी और प्रेजेंट में वो यंके की बगल वाली सीट पर बैठकर इस मूवी को देख रही थी। यंके भी मूवी देखते हुए अपने स्कूल के दिन को याद करता है जहाँ कैसे वो इरफान को जैवलिन प्रैक्टिस करते हुए देखा करता था। इरफान और यंके काफ़ी पास पास बैठे हुए थे और इरफान भी बार बार सिर्फ यंके को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक से कुछ लोग उनके सामने से गुजरते हैं, जिस वजह से उनके हाथ आपस में टच हो जाते हैं और दोनों में से कोई भी अपना हाथ नहीं हिलाता। पर यहाँ पर इरफान यंके का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, इसलिए वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। इसके बाद दोनों मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और इरफान यहाँ पर यंके को मुस्कुराता हुआ देखकर खुद भी खुश होने लगती है। वापस आने के बाद यंके का फ्रेंड जब उससे मूवी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मूवी ना बहुत ही अच्छी थी, पर जब उसका फ्रेंड उससे स्टोरी के बारे में पूछता है तब वो कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि उसका ध्यान पूरा टाइम मूवी की जगह सिर्फ इरफान पर ही था। अगले दिन हम बायो को उसके स्टूडियो में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है और वो एक मॉडल की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। उस मॉडल की जल्दी ही शादी होने वाली थी, पर यहाँ बायो उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे ही किस करने लग जाती है और बायो भी उसे रेजिस्ट नहीं करता। फिर वो उससे पूछती है कि वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, तो बायो उसे बोलता है कि कभी नहीं, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो किस टाइप का इंसान है। और उसके हाथ में इरफान का आई कार्ड था जिसे देखकर वो बार बार मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद हम इरफान और मिंग को देखते हैं जो कि एक आर्ट गैलरी में आए हुए थे। मिंग यहाँ पर उसे उस लड़के के बारे में बता देती है जिसने उसकी हेल्प की थी। वो उसे बोलती है कि वो उस लड़के को ढूंढ करना उसे पर्सनली थैंक्स बोलना चाहती है, जो सुनकर इरफान उससे पूछती है कि क्या उसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है, तो मिंग उसे साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे इरफान मिंग को बार बार उनके कैंपस के हैंडसम लड़के दिखाने लगती है, पर मिंग उनमें से किसी को भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी और उसकी ऐसी हरकतों से वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी। मिंग उसे याद दिलाती है कि आज उसकी यंके के साथ एक क्लास भी थी, जिसे सुनते ही इरफान वहाँ से भागने लगती है। जल्दी जल्दी में वो एक स्टूडेंट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके कपड़ों का एक धागा कहीं पर फंस जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहती है तो उसकी स्कर्ट की सिलाई पूरी निकलती रहती है। लिफ्ट में पहुंचकर जब वो ये चीज़ नोटिस करती है कि उसकी आधी स्कर्ट ऑलमोस्ट खुल चुकी है तो वो काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है और धागे को फॉलो करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर बायोजो उसकी स्कर्ट के सारे धागे लपेट कर आ जाता है। ये फान तो इस कंडीशन में काफ़ी एम्बैरेस हो रही थी, पर बायोजो अपनी शर्ट से उसकी वेस्ट को कवर कर देता है और यहाँ पर इरफान उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उस दिन उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। इसके बाद जब इरफान क्लास में पहुंचती है तब यंके उसकी वेस्ट पर बंधी हुई शर्ट को नोटिस कर लेता है और क्लास खत्म होने के बाद इरफान की एक क्लासमेट उसकी जैकेट की तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर बायूजू आ जाता है। वो लड़की इरफान को बताने लगती है कि उस लड़के का नाम बायूजू है और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है। वो जैसे ही इरफान के पास आता है तो वह लड़की पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो वो यहाँ पर उसे इरफान का आई कार्ड देता है, जो देखकर इरफान को याद आता है कि अच्छा ये वही लड़का है जिससे वो उस दिन टकराई थी। इसलिए वो उसका आई कार्ड लौटाने के लिए उसे थैंक्स कहती है, पर बायूजो उसे बोलता है कि तुम्हारा आई कार्ड लौटाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ तो तुम्हें मुझे अच्छे से थैंक्स बोलना चाहिए। इरफान बोलती है कि इसके लिए मैं क्या करूँ, तो कहता है कि मुझे लंच ट्रीट करो। इसलिए ये दोनों अब कैंटीन में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे थे, पर वहाँ पर सारे लोग इन दोनों को ही देखे जा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था और सभी लड़कियाँ उसे काफ़ी पसंद करती थी। इरफान उससे यहाँ पर पूछती भी है कि सभी लोग तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, पर वो बोलता है कि तुम खाना खाओ, कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। तब इरफान उसे बताती है कि उसके फेस पर ना राइस लगा हुआ है और वो उसे हटाने में उसकी हेल्प कर रही होती है। उसी वक्त यहाँ पर यंके भी आ जाता है जो कि इन दोनों को इस तरह देख लेता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की बातें भी सुन लेता है, जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या इरफान बायूजो की गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी वो तो इतनी जल्दी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड बदलता रहता है, तो क्या पता वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सब सुनकर यंके काफ़ी जेलस होता है और वहाँ से चला जाता है।
अगले सीन में हम यीफान को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर इंग्लिश पढ़ रही थी, पर उसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसे यंके का मैसेज आता है जो कि उसे इंग्लिश पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बुलाता है और यीफान खुशी खुशी उसके पास चली जाती है, जहाँ यंके उसे इंग्लिश पढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यीफान तो यहाँ सिर्फ यंके को ही देखे जा रही थी और यंके को पता चल जाता है कि उसकी इंग्लिश काफ़ी ख़राब है। जिसके बाद हम रात में यंके को देखते हैं जो कि यीफान से अपना लव कन्फेस करने का ट्राई कर रहा था और उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बार बार डिलीट कर रहा था। तभी वो अपने एक रूममेट के रोने की आवाज़ सुनता है। ये चेक करने के लिए जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड एक रोमांटिक मूवी देखकर रो रहा था। उस मूवी के सीन को देखकर यंके को कन्फेस करने का एक अच्छा आइडिया मिलता है, इसलिए वो यीफान को एग्जाम प्रैक्टिस करने के लिए उसे एक बुक देने का प्लान करता है और उस बुक के अंदर वो एक नोट लिख कर डाल देता है जिसमें उसने अपना लव कन्फेस किया हुआ था। अगले दिन यंके उस बुक को यीफान को दे देता है और उसे पूरा पढ़ने के लिए कहता है। यीफान तो वो बुक पाकर काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यंके स्पेशली उसके लिए बुक खरीद कर लाया है और वो ना उसे एक गिफ्ट की तरह रखेगी। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जो कि यीफान के हाथ में यही बुक देखकर उसे कहती है कि ऐसे सेम बुक तो उसके पास भी है, क्योंकि उनका मॉनिटर ऐसी बुक सबके लिए लेकर आया था। पर क्योंकि यंके की दी हुई बुक यीफान के लिए स्पेशल थी, इसलिए वो उस बुक को संभाल के शेल्फ में रख देती है और बुक को देखकर प्रेयर करने लगती है ताकि वो पास हो जाए। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड की लाई हुई बुक से पढ़ती है ताकि वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। इधर बेचारा यंके सोचता है कि यीफान ने अभी तक तो मैसेज देख लिया होगा, तो उसने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। फिर वो अगले दिन उससे लाइब्रेरी में मिलता है जहाँ वो उससे पूछता है कि उसे बुक कैसी लगी और उससे ये भी बोलता है कि उस बुक के अंदर जो नोट था क्या उसने वो देखा। अब क्योंकि यीफान ने तो वो बुक खोली ही नहीं थी, इसीलिए उसे उस नोट के बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो उसे झूठ बोल देती है कि हाँ उसने उन नोट्स को पढ़ा है। यंके उससे पूछता है कि उस नोट पर जो भी लिखा था वो उसके बारे में क्या सोचती है। यीफान को यहाँ पर लगता है कि वो उसका टेस्ट करना चाहता है कि उसने बुक के अंदर की एक्सरसाइजेस ध्यान से की है या फिर नहीं। अब क्योंकि बुक की एक्सरसाइजेस काफ़ी मुश्किल थी, इसीलिए वो कह देती है कि वो अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर यंके को तो लग रहा था कि वो उसके कन्फेशन नोट के बारे में बात कर रही है, जबकि वो उस बुक के अंदर मौजूद एक्सरसाइजेस की बात कर रही थी। यंके उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्या उसके साथ वो जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ ऐसी मजाक था। पर यहाँ पर यीफान को लगता है कि यंके को ना ये बात पता चल गई है कि उसने मिंग का होमवर्क कॉपी किया था, इसलिए वो उसे सर झुकाकर सॉरी बोलने लगती है और यहाँ से इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब क्योंकि यंके को तो ऐसा लग रहा था कि उसने उसका लव कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए वो बेचारा सैड होकर यहाँ से चले जाता है, जहाँ पर हम उसे अकेले बीच के पास जाता हुआ देखते हैं और यहाँ पर बायोजू भी खड़ा हुआ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।